हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो, अभी एग्ज़ाम का वक्त बस आने ही वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कॉल करके भी लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की टेंशन हो रही है। देखो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि आप है ना अपने सेल्फ को, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो और आप अपने टारगेट से विचलित हुए जा रहे हो, है ना। आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही काम करना है। अपने मन को कभी विचलित नहीं होने देना है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, क्योंकि आप सभी ने जब साइंस एज अ मेन स्ट्रीम जब आपने अपने स्टडी के लिए सेलेक्ट किया, तब ही आप अपने लक्ष्य पर आपको केंद्रित होकर के आपने स्ट्रीम का डिसीजन लिया होगा। तो अब उसमें से भटकने की, उसमें से डाइवर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ही सोच विचार करके साइंस सेलेक्ट किया है एज योर कैरियर। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट का नंबर बहुत कम है। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि एक रफ आइडिया मैं अगर आपसे शेयर करूं तो पूरी दुनिया में लगभग 5% लोग ही ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन ले पाते हैं। 11th-12th के बाद अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, वहां से हायर एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 11th-12th की अच्छी स्टडी करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने लक्ष्य निर्धारित कर ही लिया है कि हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करना है, आईआईटी से करना है, एनआईटी से करना है, ट्रिपल आईटी से करना है, या तो सपोज मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, बायो का स्टूडेंट हूँ, पीसीबी सब्जेक्ट मैंने लिया है और मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है और अच्छा डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करना है, देश की सेवा करना है। तो अब उस लक्ष्य से मुझे विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहो, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो कि मुझे क्या करना है। तो मेहनत करने की, जो हार्ड वर्किंग करने की प्रेरणा है, वो अपना लक्ष्य है और उससे आपको विचलित नहीं होना है। आप हमेशा याद रखो कि चाहे मान लो सपोज जैसे आईआईटी में 16,000 लगभग सीट है, तो उनमें से एक सीट मेरी पक्की है और मुझे इस कॉलेज में मैं जो ब्रांच चाहता हूँ उस ब्रांच में मुझे एडमिशन लेना है। ये डिसीजन आपका टारगेट है। सपोज मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे फ्री सीट में, गवर्नमेंट सीट में, एमबीबीएस में, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है, तो उसी दिशा में मुझे प्रयत्न करना है। अब जब आप ऐसा कोशिश करेंगे तो एक भी पल आप बर्बाद नहीं करोगे, एक भी मिनट आप फालतू की चीज़ों को मोबाइल में, सोशल मीडिया में बर्बाद नहीं करोगे। अंदर से इच्छा आपकी नहीं होगी, लेकिन आप जैसे ही लक्ष्य से विचलित होंगे, लक्ष्य से, अपने मार्ग से आप डेविएटेड हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो यही सारी चीज़ें आपको बहुत भारी दिखाई देंगी, बहुत आपको वो लक्ष्य से आप दूर हटते जाएंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है और आप लोगों के लिए ऐसा कहना भी है कि आप अपने लक्ष्य को केंद्रित करके ही पढ़ाई करो। पूरी दुनिया की नहीं सुनना है, अपने मन की सुनना है। क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे मेडिकल स्टडी करना है, तो अब उससे मुझे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे दुनिया के 1000 लोग आए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां बनी, चाहे जो भी समय बने, जैसी भी सिचुएशन बने, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने को अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य से भटको नहीं, अच्छी पढ़ाई करो और अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करो। लास्ट क्लास में मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाना शुरू किया था। आइसोमेरिज्म में मैंने 2-3 आइसोमेरिज्म उसमें से भी पढ़ा भी दिया है। एक तो मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है, दूसरा मैंने आपको उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है, तीसरा मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है। अभी अगला जो आइसोमेरिज्म मैं आपको कराने वाला हूं, दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एक प्रॉपर्टी है
और जो कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं उसको हम मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स का मतलब है कि ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें सेम नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी कैसी हो, सेम हो, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो उससे जुड़े हुए हों, उन एल्काइल ग्रुप कैसे, उनका नेचर कैसे हो, अलग अलग हो। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो पहली बात तो वो जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो कैसा होना चाहिए, पॉलीवेलेंट होना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, पॉलीवेलेंट होना चाहिए। पॉलीवेलेंट होने का मतलब कि कम से कम ऐसा एक ग्रुप उसमें, ऐसा एक वैलेंसी उसमें फ्री होना चाहिए जो दूसरे एल्काइल ग्रुप से जुड़ सके, तो ही ऐसे कंपाउंड में मेटामेरिज्म होगा। तो कौन कौन से ग्रुप हैं, यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। इसके अलावा भी और मेटामेरिज्म कौन कौन से ग्रुप में हो सकता है जिसे हम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उनके कुछ एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O एंड O के बाद यहाँ पर R ग्रुप हो सकता है, तो ये एस्टर हो जाएगा। RO यानी कि ऑक्सीजन लिया, पॉलीवेलेंट ग्रुप है, इसकी दो वैलेंसी फ्री है, तो इसमें एक R और दूसरा R डैश हो सकता है, दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो ग्रुप लिया है ये एनहाइड्राइड है, यहाँ पर जो लिया है वो कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि ये जो ग्रुप हमने लिया है तो कहाँ कहाँ हो सकता है, वो एक तो एस्टर्स में हो सकता है, दूसरा किस में हो सकता है, ईथर्स में मेटामेरिज्म हो सकता है, तीसरा कहाँ पर हो सकता है, एनहाइड्राइड में हो सकता है। एनहाइड्राइड्स यू नो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेटेड फॉर्म से। और तीसरा जो हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कीटोन में हो सकता है। एक मैं आपको और ग्रुप बताता हूं, ईथर के जैसा ही थायो ईथर में भी हो सकता है, यानी कि अगर आप इसकी जगह पर S और यहाँ पर R और R डैश लेते हैं तो यहाँ पर भी ये सल्फर पॉलीवेलेंट ग्रुप जैसा बिहेव करता है और इस केस में भी मेटामेरिज्म शो हो सकता है। तीसरा एक और अगला एक केस लेता हूं, जैसे हम एमाइड्स लेते हैं, तो एमाइड के केस में भी मेटामेरिज्म हो सकता है। कैसे कि C डबल बॉन्ड O, ये N और यहाँ पर H, तो यहाँ पे आप सपोज R डैश लेते हैं और इसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर आप कोई R ग्रुप लेते हैं तो आपने मेन जो ग्रुप है वो कौन हो गया, कार्बोनिल हो गया, ये कार्बोनिल का, और आप CON और H कर दिया तो इतना ये जो ग्रुप हुआ वो हो गया एमाइड। तो एमाइड फंक्शनल ग्रुप में आपने एक R लिया और एक क्या ले लिया, आपने R डैश ले लिया। एक्चुअली एमाइड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव एमाइड्स, इन सब में मेटामेरिज्म हो सकता है। ईथर में हो सकता है, कीटोन्स में हो सकता है, क्योंकि ये भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो मुझे लगता है आपको ये जल्दी समझ में आएगा मेटामेरिज्म के। कुछ मेटामर्स यहाँ भी, जैसे मैंने आपको लिखा कि मैंने कहा था ना कि मेटामेरिज्म और कहाँ कहाँ हो सकता है, तो कुछ और भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई R और यहाँ पर कोई R डैश ग्रुप सपोज आपने ले लिया, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी एमाइन हो गया। एक्चुअली ये 2 डिग्री एमाइन है, तो भी आप जैसे आपने यहाँ पर R और यहाँ पे R डैश ग्रुप ले लिया तो भी मेटामेरिज्म हो सकता है। यहाँ पे R डैश और R डबल डैश ले लिया तो भी मेटामेरिज्म हो सकता है। यहाँ एमाइड के केस में हो सकता है, थायो ईथर के केस में हो सकता है, और CONH2 यानी कि एमाइड के केस में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जहां पर मेटामेरिज्म पॉसिबल है। जनरली हम क्या समझते हैं कि कार्बोनिल में मेटामेरिज्म होगा और ईथर में मेटामेरिज्म होगा, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें मेटामेरिज्म हो सकता है। तो मेटामेरिज्म का एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि मेटामेरिज्म में एक्चुअली किस तरह से ये आइसोमेरिज्म काम करता है। अब जैसे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया C4H10O, C4H10O आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया।
अब C4H10O ये कॉमन फॉर्मूला अल्कोहल का भी हो सकता है और यही जनरल फॉर्मूला ईथर का भी हो सकता है, क्योंकि ईथर एंड अल्कोहल दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एज वेल एज अगर आप इसका सिर्फ ईथर लेते हैं तो ईथर के दो अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आपने जो ऑक्सीजन लिया, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉलीवेलेंट दो वैलेंसी है, तो एक में इधर 1 and 2 कार्बन लिया, यहां पर 1 2 कार्बन लिया, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। दो कार्बन और ऑक्सीजन इससे कनेक्टेड, तो इथॉक्सी और ये इथेन। अब आपने क्या किया कि एक तरफ एक कार्बन कर दिया, एक कार्बन कर दिया और यहां पर 1 2 3 कार्बन कर लिया, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी, एक कार्बन से मिथॉक्सी, और ये हो गया प्रोपेन। तो आपने ऐसा नहीं, आपको कई बार दिमाग में ऐसा आ सकता है कि यहां पर मैंने ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज किया है। हाँ, क्योंकि आप पहले कार्बन नंबर 1 2 के बीच में ऑक्सीजन था, अब आपने इसी को 1 कार्बन पे ऑक्सीजन कर दिया, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया, तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पॉलीवेलेंट ग्रुप होते हैं तो मेटामेरिज्म वहां पर ज्यादा डोमिनेंट होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत मस्त रूल बताता हूं। ये रूल कैसे काम करता है? RTFMCP, ये प्रियोरिटी ऑर्डर का रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रियोरिटी ऑर्डर का ये रूल है जो आपको ध्यान रखना है आइसोमेरिज्म में। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी आपको किसको देना है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म को देना है। इनके ये बात मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपाउंड में दो दो तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। अगर आपसे कोई इसने पूछे कि ये मेटामेरिज्म है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो दोनों हो सकता है, क्योंकि इसका फंक्शनल, जिसका ईथर है उसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी तो हो सकता है ना। तो आपको यहाँ पर प्रियोरिटी ऑर्डर रखना है। आर का मतलब यहाँ पर है रिंग चेन, आर का मतलब है यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। टी का मतलब क्या है? आर का मतलब हो गया रिंग चेन। टी बताओ? RTFMCP। टी का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर टॉटोमर हो सकता है, टॉटोमर्स को पहली प्रियोरिटी देना है। एफ का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को फिर प्रायोरिटी देना है। एम का मतलब क्या है? मेटामर, मेटामेरिज्म को आपको प्रायोरिटी देना है। सी का मतलब क्या है? चेन आइसोमर। पी का मतलब क्या है? पोजीशन आइसोमर। ये आप RTFMCP आपको याद रखना है, ये प्रियोरिटी ऑर्डर का ग्रुप है। और इसका मतलब क्या है फिर से समझ लो। आर का मतलब है रिंग चेन, टी का मतलब है टॉटोमर्स, एफ का मतलब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एम का मतलब है मेटामेरिज्म, सी का मतलब है चेन आइसोमेरिज्म और पी का मतलब है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका यूज क्या है प्रियोरिटी ऑर्डर का, वो समझ लो। कई बार एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, तो उसे हम कौन सा काउंट करें? मान लो किसी कंपाउंड में मेटामेरिज्म भी है और चेन आइसोमेरिज्म है, तो हम प्रायोरिटी देंगे किसको? मेटामेरिज्म को। मान लो किसी में चेन आइसोमेरिज्म भी है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? चेन आइसोमेरिज्म को, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो अगर डिफरेंट इसके आइसोमर्स हो सकते हैं तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर हमको ये सेट करना है। ओके, अभी हम फिलहाल अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो प्रायोरिटी ऑर्डर का केस हम सॉल्व करेंगे और उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। मेटामेरिज्म में ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन का, यानी कि इथाइल और इथाइल है, और यहाँ पर मिथाइल एंड प्रोपाइल हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? मेटामर्स हो गए। मेटामेरिज्म और कहां पर हो सकता है? जैसे यहां पर हमने एक एमाइन का एग्जांपल दिया। जैसे एमाइन का कॉमन फॉर्मूला आपको पता है कि एमाइन का मेटामेरिज्म ऐसा हो सकता है C4H11 एंड N, यानी कि ऐसा हो सकता है 1 2 3
3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गए और यहां पर आपने ले लिया NH2, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपने लिया CH3 CH2 CH2 CH2N NH2 और नाम हो गया इसका ब्यूटेनामाइन, इसका नाम हो गया ब्यूटेनामाइन। देखो जो स्लाइड में हमने मेंशन किया है उतना ही पढ़ेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो मैं आपको इसके साइड में और भी बताता चलूंगा, उसको आपको नोट करते रहना है, लिखते रहना है। तो 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और 11 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C4H11NN। अब इसके हम कौन कौन से फॉर्म बना सकते हैं अगर हम मेटामेरिज्म देखें तो एक नाइट्रोजन और H, अभी ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 आपने कार्बन लिए, इधर 1 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो ये ऐसा हो सकता है। या तो 1 और 3 कार्बन आपने एक साथ ले लिया, ये ऐसा हो सकता है। या तो एक फॉर्मूला इसका ऐसा भी हो सकता है कि आपने नाइट्रोजन यहाँ पर 1 कार्बन और 2 कार्बन का ग्रुप ले लिया, तो CH3 CH3 CH2 एंड CH3, तो कितने हो गए, 3 2 5 3 8 3 11, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप में एक 1 कार्बन है और इसमें कितना है, 2 कार्बन, और इसमें कितना है, 1 कार्बन है। तो दोनों ग्रुप कैसे हो गए, अलग अलग हो गए कि नहीं। तो ऐसा भी इसका मेटामर बन सकता है, ठीक है ना। यानी कि एमाइंस में मेटामेरिज्म है और उसको ये डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेटामेरिज्म के लिए अगर आप 1 कार्बन लो, सपोज जैसे आपने CH3NH2 लिया, तो इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आपने 2 कार्बन लिया लाइक CH3 CH2NH2, तो भी इसमें मेटामेरिज्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जब इसका सेकेंडरी एमाइन बनाओगे तो यहां पर दोनों तरफ आप क्या करोगे, 1 कार्बन ले लोगे। अब 2 और 1 तो आप कर नहीं सकते, तो इसमें भी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर आप 3 कार्बन लेते हो, सपोज CH3 CH2 CH2NH2, तो इसमें पॉसिबल है कि नहीं, वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन। अब 2 और 1 ही बन सकता है, अलग कोई कंडीशन नहीं बन सकती है, यानी कि इसमें भी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यानी कि कार्बन नंबर 3 तक के जितने भी एमाइंस अगर आप लोगे तो उसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए। कुछ चीजें हम पढ़ते हैं तो हमें नोटबुक साथ में लेकर के ही बैठना है, ऐसा नहीं कि इसको कथा की तरह सुन लिया और फिर पूरा याद हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी नोटबुक पेन रेडी रखो, एक टॉपिक पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा मिला, उसको लिखो, नोट्स बनाओ। मैं कितनी भी स्लाइड आपको भेज दूं, कितने भी नोट्स भेज दूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम सेल्फ अपने नोट्स नहीं बना लेते हैं तब तक हम सिलेक्शन से बहुत दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नोट्स हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पढ़ाते समय जो टीचर ने मुझे पढ़ाया हम इमेजिन कर पाते हैं कि सर ने यहाँ पर इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था और मैंने इसको ऐसा समझा था। और ये कई बार चीजें इतना माइनर लेवल पे काम करती, इतना माइक्रो लेवल पे ये काम करती है ना कि एग्जाम के टाइम A to Z वैसा का वैसा टीचर की पढ़ाने की स्टाइल तक हमको याद आ जाती है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा सिर्फ आप लेक्चर सुनते रहो ऐसा मत करना, आप कोशिश ये भी करो कि आप मोबाइल से पढ़ना बंद करो। अगर आपके पास मोबाइल की, मान लो आप लैपटॉप या तो सिस्टम कंप्यूटर या तो टैब नहीं खरीद सकते हो तो मोबाइल से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो। लेकिन अगर आप लैपटॉप घर में अवेलेबल है या डेस्कटॉप अवेलेबल है या तो टैब अवेलेबल है, बड़ी स्क्रीन में पढ़ो। क्योंकि अब तो साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा मानने लगे हैं कि हम जितनी बड़ी स्क्रीन में किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो एक तो हमारे आई पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, ब्रेन पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और वो चीजें जल्दी इमेजिन हो जाती है हमारे ब्रेन पर। तो बड़ी स्क्रीन पे इसको पढ़ने की आदत बनाओ।
कंप्यूटर में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, लैपटॉप में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, टैब में पढ़ो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोबाइल में कम पढ़ने की आदत बनाओ, क्योंकि मोबाइल में और भी चीज़ें नोटिफाइड आती रहती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। और दूसरा कि स्क्रीन आपकी छोटी रहती है तो आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास सेलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन आपको बहुत अच्छा लगता है। बाद में धीरे धीरे आपको क्या है, नींद ज्यादा आने लगती है, आई साइट में फर्क पड़ता है, आई पे प्रेशर फील होता है। और आई हमारी ब्रेन के सबसे ज्यादा कनेक्टेड, सबसे क्लोज कनेक्टेड सेंसरी ऑर्गन है। हम जितना ज़्यादा आई से कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़दीक से या ज़्यादा लाइट वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेन पे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ब्रेन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर क्या करेगा, सोने की आदत बनाएगा, सोएगा, रिलैक्स करेगा। तो आपका जो स्लीपिंग हैबिट है वो बढ़ती जाएगी। स्लीपिंग आवर्स आपके बढ़ेंगे तो स्टडी का जो टाइमिंग है वो कम होता जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बड़े स्क्रीन पर पढ़ने की आदत बनाओ। हाँ, अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आर्थिक स्थिति मतलब अगर ऐसी है कि आप नहीं खरीद सकते हो, या तो घर में अवेलेबल नहीं है लैपटॉप या तो डेस्कटॉप, तो फिर मोबाइल से पढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा पॉज दो, आईज को रिलैक्स दो और पढ़ने में मन लगाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो मेटामेरिज्म अगर हम एमाइन के केस में देखें तो ये कितना हो सकता है, कार्बन 4 से स्टार्ट होगा, 3 तक के किसी भी एमाइन में मेटामेरिज्म नहीं होगा। अगले कुछ और इसमें एग्जांपल्स मेटामेरिज्म के ले लेते हैं। मेटामेरिज्म का एक अगला एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है C5H10O के लिए। अब आपको ये लग रहा होगा जो कॉमन फॉर्मूला है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड का ये है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में भी हो सकता है। जैसे आपने C5H10O लिया तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे 1 2 3 4 5, और आप एक बार यहां पर C डबल बॉन्ड O, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप है, इसके इधर आपने CH2CH3 CH3CH2 ऐसा ग्रुप लिया हुआ है। देखो 3 2 5 5 10, तो 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो दूसरी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ, तो यहां पर मैं 1 कार्बन कम कर देता हूं CH3, और यहां पर 3 कार्बन कर देता हूं CH3 CH2 ऐसा कर 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन, 5 कार्बन और वो। तो आप जब इसका नेम अभी थोड़ा IUPAC नेम को साइड में रख दो, वैसे आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके चक्कर में भी ज्यादा पढ़ो मत, अभी मेन कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। तो हालांकि मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप इस पे ज्यादा फोकस मत रहो, आप फोकस रहो कि आप जो पढ़ रहे हो भी वो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि IUPAC पर हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेक्चर्स बना दिए हैं, बहुत सारी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ भी लिया है। अभी हमें मेन फोकस करना है जो नए टॉपिक आते जाएंगे उन पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन, और 3 ऑन हो जाएगा। ई हमको ड्रॉप करना है कि O लगा दिया हमने, और इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा। तो दोनों के देखो, अब क्वेश्चन ये है कि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि आपने दोनों तरफ में एल्काइल ग्रुप के कार्बन का नंबर चेंज कर दिया है। तो हमने जब आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और आइसोमेरिज्म जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है आइसोमेरिज्म की, कि मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट होना तो कई बार आप जैसे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जिसे हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, उसमें आप देखोगे कि स्ट्रक्चर सेम दिखती है, तो स्ट्रक्चर तो वहां चेंज होती नहीं है, फिर भी हम उसको आइसोमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। भले ही मॉलिक्यूलर मास कैसा हो, एक जैसा हो। ये बहुत ही मास्टर ब्लास्टर पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि ओनली स्ट्रक्चर विल नॉट डिफरेंट,
देयर फिजिकल एंड और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट, ऐसा हो सकता है, तब हम उसको आइसोमर कहेंगे। ओके, तो ये मैंने कीटोन के कुछ एग्जांपल लिए जिसके बेस पर आप मेटामेरिज्म को समझ सकते हो। मेटामेरिज्म के बाद अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो है टॉटोमेरिज्म। लेकिन फिलहाल मेटामेरिज्म के कुछ और क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो मेरे से पूछ लो। मेटामेरिज्म एक्चुअली एमाइड में भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको एमाइड का दे देता हूं। एक एग्जांपल एमाइड का ले लो, एनहाइड्राइड का ले लो, तो आपको पता चलेगा। जैसे एमाइड में आपने मान लो लिया, एमाइड में मान लो आपने लिया कि एमाइड में मेटामेरिज्म कैसे है, तो एमाइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है ना, पॉली ग्रुप है जिसमें दो ग्रुप अलग अलग जुड़ सकते हैं। जैसे आपने लिया मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N और H, और यहां पर आपने लिया CH2 CH3। अब ये जो ग्रुप है ना, ये CONH, ये पूरा एमाइड ग्रुप था। एक H को आपने हटाया और उसकी जगह पर क्या लगा दिया, CH3 CH2 लगा दिया। तो दूसरा फॉर्म इसका कैसे हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O N और H, यहां पर जो ग्रुप है वो ऐसा हो सकता है CH2 CH2 एंड CH3, है ना, क्योंकि कार्बन में दोनों तरफ आपने यहां पर दो दो कार्बन लिए थे। आपने यहां पर दो कार्बन, यहां पे दो कार्बन लिए थे, CONH अलग था, CONH यहां पे अलग, हमने यहां पर 3 और 1 कर दिया। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो है, जबकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन का नंबर आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एमाइड के केस में भी इस तरह का मेटामेरिज्म हो सकता है, जो कि हमारे दिमाग में कई बार नहीं रहता है। दूसरा अगर आप देखो तो एनहाइड्राइड के केस में भी हो सकता है। एनहाइड्राइड यानी कि दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एनहाइड्राइड के केस में भी इस तरह से मेटामेरिज्म हो सकता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O एंड O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये कॉमन है, दिस इज एनहाइड्राइड, है ना। अभी आप इसका अगर मेटामर बनाओ तो देखो, अभी इतना जो ये जो ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल से लेकर के इतना जो पूरा ग्रुप है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ आपने दो दो कार्बन लिए है। आप इसको चेंज कर दो, C डबल बॉन्ड O, और ये वाले ग्रुप को आप सेम रखो, लेकिन इसके पास कार्बन चेंज कर दो, एक कर दो CH3, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ कर दो CH3 CH2 CH2। ये कैसा हो गया, एक दूसरे के मेटामर्स हो गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन लिया, यहाँ पे हम 1 कार्बन और 3 कार्बन ले रहे हैं, तो ये मेटामर्स बन सकते हैं एक दूसरे के। यानी कि एमाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स कैन आल्सो शो द मेटामेरिज्म। इन दोनों में भी मेटामेरिज्म हो सकता है। तो मेटामेरिज्म के और ज्यादा केस आपको कुछ समझना है तो इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेन कॉन्सेप्ट मेटामेरिज्म का है वो आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब इसके अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा अगला आइसोमेरिज्म का टाइप, या तो टॉटोमेरिज्म या तो फिर अभी हमारे से मिसिंग है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चरल में पहले रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको क्लियर कर दूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। मैं रजनीश गुप्ता एडुकेयर चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग धीरे धीरे प्रमोट करो, ताकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लेक्चर्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि मैंने ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोगों से मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दूसरों को सजेस्ट करेंगे, खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।